बायो इंसेक्टिसाइड्स। नाम से क्लियर है, इसमें जुड़ा हुआ है इंसेक्टिसाइड्स, और इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, कीट होता है। तो कीटों का कंट्रोल करना, कीटों का कंट्रोल करना क्या कहलाएगा, बायो इंसेक्टिसाइड्स। बायो हर्बिसाइड्स मतलब वीट कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार का नियंत्रण करना वीट कंट्रोल कहलाता है। खरपतवार क्या होता है, वीट क्या होता है, जैसे कि मान लो हम लोग धान की खेती कर रहे हैं, तो उसमें धान के पौधे को छोड़कर जो दूसरे पौधे उसमें आ जाते हैं, उसी को खरपतवार बोलते हैं। इसी को छत्तीसगढ़ में जब कहना चाहिए धान की खेती करते हैं, तो धान जब कहने चाहिए इतना बड़ा बड़ा होता है, तो उसमें कहना चाहिए एक सामान्य निंदाई किया जाता है। ठीक है, निंदाई का मतलब होता है जो धान की खेती में जो अनावश्यक घासें आती है, उसको कहना चाहिए उखाड़ कर उसको फेंकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो धान के पौधे को क्या कर देंगे, वो दबा देंगे, और चावल धान का उत्पादन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो घास की मात्रा ज्यादा हो जाएगा। तो कोई भी खेती करते हैं, चाहे धान का हो चाहे गेहूं का हो, कोई भी खेती करिए, उसमें अनावश्यक घासें का आना खरपतवार है। तो उसको कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, वीट कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण। बायोपेस्टिसाइड्स का शाब्दिक अर्थ होता है हानिकारक या अनैच्छिक जीवों को नष्ट करना, बायोपेस्टिसाइड्स। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, बायो हर्बिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स। बायो हर्बिसाइड्स का मतलब होता है खरपतवार को नियंत्रण करना या वीट कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, बायो हर्बिसाइड्स। कीटों का कंट्रोल करना क्या कहलाता है, बायो इंसेक्टिसाइड्स। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके अंतर्गत दो उदाहरण दिए गए पुस्तक में। एक है कैक्टस को रोकने के लिए कैक्टोब्लास्टिस नामक सूक्ष्म जीवी का उपयोग किया जाता है। कैक्टस एक पौधे का नाम है। कैक्टस क्या है, एक पौधे का नाम है। तो विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में या फिर भारत में कैक्टस नामक पौधे को, मतलब वीट कंट्रोल के तहत कैक्टस नामक पौधे को कंट्रोल करने के लिए किसका किया जाता है, कैक्टोब्लास्टिस नामक सूक्ष्म जीवी का उपयोग किया जाता है। ये सूक्ष्म जीवी इस कैक्टस पौधे को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्लियर। दूसरा मिल्क वीट। मिल्क वीट मतलब दूध घास। मिल्क वीट भी एक कहना चाहिए वीड है। तो कहना चाहिए मान लो आप कोई भी खेती करते हैं, उसमें कौन सी घास आ गया, मिल्क वीट मतलब दूध घास आ गया। तो इसको रोकने के लिए फाइटोपथोरा नामक एक कवक का उपयोग किया जाता है। फाइटोपथोरा नामक एक कवक का उपयोग किया जाता है। ये सूक्ष्म जीवी है। कवक एक क्या है, सूक्ष्म जीवी है, जो दूध घास को क्या करता है, वीट कंट्रोल के रूप में कार्य करता है। कैक्टस क्या है, एक पौधे का नाम है। ये कैक्टोब्लास्टिस क्या है, एक सूक्ष्म जीवी है। ये इसको क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है। इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें कोई वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। क्लियर। ये पुराने जमाने में कहना चाहिए इसी विधि का उपयोग किया जाता था। उसके बाद है बायो इंसेक्टिसाइड्स के अंतर्गत उदाहरण हम लोग जानते हैं, कुछ कीट होते हैं जो हानिकारक कीटों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते। तो अतः हमको उन कीटों को या उन कीटों का उपयोग करना चाहिए जो हानिकारक कीटों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्योंकि फसल को अत्यधिक हानि किससे होती है, हानिकारक कीटों से होती है। और हानिकारक कीटों को नष्ट करना क्या कहलाता है, बायो इंसेक्टिसाइड्स। तो कुछ कीट होते हैं जो हानिकारक कीट को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। अतः हमको उन कीटों को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। क्लियर। दूसरा एक एफिड नामक कीट होता है। एक एफिड नामक कीट होता है जो खेती के लिए कहना चाहिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो इस एफिड नामक कीट को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रेरिंग मेंटिस। प्रेरिंग मेंटिस नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। एफिड नामक कीट को रोकने के लिए प्रेरिंग मेंटिस नामक एक सूक्ष्म जीवी का उपयोग किया जाता है। यहीं से एक साल नीट में क्वेश्चन आया था कि एफिड को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें प्रेरिंग मेंटिस नहीं था। और आप याद क्या किए हैं, एफिड को रोकने के लिए प्रेरिंग मेंटिस को उपयोग किया जाता है, लेकिन मान लो ऑप्शन में नहीं है।
तो ऑप्शन में वहां पर यह था गुबरेला ड्रैगन फ्लाइज, गुबरेला और ड्रैगन फ्लाइज, ये दोनों इसको कहना चाहिए भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ड्रैगन फ्लाइज जानते होंगे, एक प्रकार से कहना चाहिए ये छिपकली जैसे होता है ड्रैगन, ठीक है जी। तो घरों में हम लोग देखते हैं जो छिपकलियां वगैरह होते हैं, देखना वहां पर जब कीट आते हैं तो कीटों को क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो एक गुबरेला ड्रैगन फ्लाइज नामक वहां पर ऑप्शन में था। ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा तो प्रेरिंग मेंटिस रहेगा, जो एफिड को भोजन के रूप में ग्रहण करता था। एक बार आया था कीटों का नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें उत्तर भी यही था, ड्रैगन फ्लाइज। क्लियर। तो यह हो गया आप लोगों का बायोपेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स। उसके बाद है इसी के अंतर्गत एक छोटा सा और है, कीटों का हार्मोन, कीट हार्मोन, इंसेक्ट हार्मोन। आजकल वैज्ञानिकों ने कीटों का नियंत्रण करने के लिए एक नए विधि का आविष्कार किया है। कीटों का नियंत्रण करने के लिए एक नए तकनीकी का आविष्कार किया है, उसका नाम क्या दिया गया है, इंसेक्ट हार्मोन, कीटों का हार्मोन। मतलब कीटों के शरीर में ऑलरेडी कहना चाहिए कुछ हार्मोन पाई जाती है, उस हार्मोन को जुवेनाइल हार्मोन बोलते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम होता है इक्डिसोम। कीटों के शरीर में ऑलरेडी कुछ हार्मोनों का सेक्रेशन होता है, उस हार्मोन का नाम क्या होता है, जुवेनाइल हार्मोन, या फिर उसका दूसरा नाम होता है इक्डिसोम हार्मोन। ये हार्मोन ही बायो कंट्रोल का कार्य करता है। ये हार्मोन ही क्या कार्य करता है, बायो कंट्रोल, मतलब जल नियंत्रण करने का कार्य करता है। मतलब हानिकारक कीटों को क्या करता है, ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। क्लियर। प्रारंभ से ही भारत में विशेष रूप से कुछ पौधे हैं जैसे कि नीम, आक, धतूरा, ये ऐसे पौधे हैं जिसमें कीटनाशक का गुण पाया जाता है। नीम का पौधा, आक का पौधा, धतूरा का पौधा, ये ऐसे पौधे हैं जिसमें कुछ कीटों को नष्ट करने का गुण नेचुरली रूप से पाया जाता है। हम लोग देखते हैं अपने घरों में, जो कहना चाहिए हमारे घर में जो चावल होते हैं, चाहे वह चावल बोरी में हो चाहे किसी डिब्बे में हो, तो हम लोग उसको कहना चाहिए रख देते हैं घरों में। तो 2 माह बाद, 6 माह बाद, साल भर बाद देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे क्या लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं। तो हमारे गांव में कहना चाहिए उसको कहते हैं कि घुन लग गया, ठीक है। तो यदि कहना चाहिए उसमें कीट लग जा रहा है तो गांव में देखेंगे जो नीम होते हैं उनकी जो कहना चाहिए जो सूखी पत्ती होती है, इनकी क्या होती है, जो सूखी पत्ती होती है, उसको कहना चाहिए चावल के बोरी में क्या कर देते हैं, हम लोग डाल देते हैं। तो उस चावल में कहना चाहिए कीट नहीं लगता है। तो ये जो नीम है, आक है, धतूरा है, इसमें ऑलरेडी कहना चाहिए बायो कंट्रोल का गुण पाया जाता है, मतलब कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इनमें कहना चाहिए जो नीम होती है, आक होती है, इसमें एक पदार्थ पाया जाता है, उस पदार्थ को कहना चाहिए एजेड डिरेक्टिका, और इसमें सल्फर भी पाई जाती है। वैसे नीम का कहना चाहिए बोटनिकल नेम क्या होता है, एजेड डिरेक्टा इंडिका, एजेड डिरेक्टिका इंडिका। तो उसमें क्या पाई जाती है, एजेड डिरेक्टिका पाई जाती है। और दूसरा इसमें क्या पाई जाती है, सल्फर पाई जाती है।
ये दोनों कहना चाहिए हानिकारक कीटों को क्या करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं। ये हमारे देश में पहले से ही अपनाया जा रहा है। यहीं से एक और क्वेश्चन आया था, आईपीएम। आईपीएम क्या है? ये सामान्य पुस्तकों में नहीं रहता है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आईपीएम क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका संबंध यहीं से है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है? ये बायो कंट्रोल की, जैव नियंत्रण की आधुनिक विधि है। मतलब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब पुरानी विधि है, तो ये एक नई विधि है। बायो कंट्रोल, जैव नियंत्रक की क्या है, एक पुरानी नई विधि है, जिसको क्या नाम दिया गया है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। एक और क्वेश्चन यहीं से आया था, यदि पौधों में कवक जनित रोग हो जाता है तो कौन से कवक का उपयोग बायो कंट्रोल के रूप में किया जाता है? अभी आप लोग को कुछ समय पहले मैं बताया था, यदि पौधों में कवक जनित रोग लग गया तो किस कवक की प्रजाति को बायो कंट्रोल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो उसका उत्तर क्या होता है, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक महत्वपूर्ण कवक होता है जिसका उपयोग कई जगह होता है। बायोगैस में कच्चे माल के रूप में भी इसका उपयोग होता है, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनसे साइक्लोस्पोरिन नामक कहना चाहिए मेडिसिन भी प्राप्त होता है, जो इम्यूनो सप्रेसर एजेंट के रूप में कार्य करता है। मतलब इम्यून सिस्टम को ठीक करने का कार्य करता है। और ये पौधों में यदि कवक जनित रोग लग गया तो ट्राइकोडर्मा का ही क्या किया जाता है, बायो कंट्रोल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आप लोगों का, ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। तो ये कहना चाहिए बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें केवल आप लोगों को सूक्ष्म जीवों के नाम को याद करना है। पहले आप लोग इसका 6 क्षेत्र को नाम याद कर लेंगे। पहला क्षेत्र क्या है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, घरेलू उत्पाद। सेकंड क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, मतलब इसके अंतर्गत अधिकांश औषधि का अध्ययन किया गया है। ठीक है, एंटीबायोटिक है, स्टेरॉइड्स है, विटामिन है, एंजाइम है, हार्मोन है, इंटरफेरॉन है, वैक्सीन है, ऑर्गेनिक एसिड है, ये सब मेडिसिन है। मतलब मेडिसिन के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। आजकल तो सभी एंटीबायोटिक्स का या अधिकांश एंटीबायोटिक्स का निर्माण किससे किया जा रहा है, सूक्ष्म जीवों से ही किया जा रहा है। तीसरा क्षेत्र क्या था, सीवेज ट्रीटमेंट। चौथा क्षेत्र क्या था, एनर्जी प्रोडक्शन। पांचवा क्षेत्र क्या था, बायो फर्टिलाइजर। छठवां क्षेत्र क्या है, बायो पेस्टिसाइड्स है। इसमें कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से कहना चाहिए हमारी ये चैप्टर समाप्त हो गया। लगभग हमारा 75% कोर्स पूरा हो गया। केवल कहना चाहिए अब चौथा यूनिट और 5वां यूनिट बच गया है। चौथा यूनिट तो बहुत छोटा यूनिट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जो पुरानी सिलेबस में लगभग बहुत छोटा था, उसको यहाँ पर 12वीं की नई सिलेबस में चौथे यूनिट में 2 चैप्टर है जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस और थ्योरी, प्रोसेस और प्रिंसिपल। दूसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन, मतलब उपयोग, मतलब दोनों मेडिसिन से संबंधित है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कहना चाहिए मेडिकल का ही एक बड़ी शाखा है, जिसमें मुख्य रूप से कहना चाहिए जीनों का अध्ययन किया जाता है, डीएनए का अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी। तो आप लोग कहना चाहिए मेरे जो YouTube चैनल है बायोलॉजी क्लास प्रमोद यादव, बायोलॉजी क्लास प्रमोद यादव, इसको आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। और आपको यदि कोई भी समस्या है तो आप कहना चाहिए नीचे में लिख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, वह क्वेश्चन मेरे तक जरूर पहुंचेगा और मैं आप लोगों को रिप्लाई बहुत जल्दी दे दूंगा। यदि कहना चाहिए आपको और कोई समस्या है तो ऐसे स्लाइड को खिसकाएंगे तो उसमें कहना चाहिए अबाउट मिलेगा, वहां पर मेरा पूर्ण पता और मोबाइल नंबर है, उनके जरिए आप डायरेक्ट कहने चाहिए मेरे से कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरे से जितना हो सकता है उतना आप लोगों को मैं हेल्प करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों को बायोलॉजी में 12वीं बायोलॉजी में और नीट में यदि ज्यादा से ज्यादा अंक लाना है तो आप लोग मेरे जो YouTube चैनल है बायोलॉजी क्लास प्रमोद यादव, उसको सब्सक्राइब से जरूर करिए
और रोज प्रतिरोज आप लोग रोज 2 या 3 वीडियो का अध्ययन करिए, क्योंकि वह तमाम समय में कोरोना नामक कहना चाहिए वैश्विक महामारी रोग चल रहा है। तो कोरोना नामक वैश्विक महामारी रोग के कारण अभी कोर्स पिछड़ा हुआ है। अभी कहना चाहिए जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है उसमें 20% कोर्स पूरा नहीं हुआ है। कोई कहना चाहिए पहले चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, दूसरे दिन 5वें चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, तीसरे दिन 10वें चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। तो मेरा जो YouTube चैनल है उसमें ऐसा नहीं है, आपको चैप्टर वाइज ही मिलेगा। प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक पेज का वर्णन मिलेगा। जिस प्रकार से स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई होता है सेम इसी प्रकार से ऑफलाइन पढ़ाई, इसको समझिए। चैप्टर वाइज वहां पर बता दिया हूं मैं किस चैप्टर में कितने वीडियो है, किस चैप्टर में कितने वीडियो है। यदि आपको कोई वीडियो नहीं मिलता है तो आप कहना चाहिए YouTube के नीचे में कमेंट में लिखिए कि सर जी इसका ये वीडियो मेरे को नहीं मिला है। ठीक है, यदि वास्तव में वीडियो नहीं है तो मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा और तुरंत आपके लिए क्या कर दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा। तो यदि आपको 12वीं बायोलॉजी में 90+ अंक लाना है या फिर नीट में 250 से 300 अंक लाना है तो मेरे YouTube का जो वीडियो है उसको आप लोग रोज कहना चाहिए 2 या 3 वीडियो अवश्य देखिए। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए केवल इतना ही। अगले दिन मिलेंगे बायोलॉजी का 4th यूनिट जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ठीक है जी, ओके।